स्वागत है आपका आज हमारे चैनल पर। और आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आई हूं। शुरू से लेके अंत तक देखिए बहुत ध्यान से। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्ञान बढ़ाने की दृष्टि से, परीक्षा में बैठ के अच्छे नंबर लाने के लिए। क्योंकि जब हम चीन का इतिहास पढ़ते हैं तो हम कन्फ्यूशियस को जरूर पढ़ते हैं। ये कन्फ्यूशियस कौन थे? ये कन्फ्यूशियस चीन के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। चीन के बहुत बड़े दार्शनिकों में कन्फ्यूशियस और लाओ त्से का नाम आता है। तो आज हम कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या सिद्धांत थे। कन्फ्यूशियस के विचार, उनके सिद्धांत वो चीन के लोगों को इतने प्रभावित किए थे कि लगभग 2000 साल तक चीन के लोग कन्फ्यूशियस के सिद्धांत के इर्द गिर्द ही घूमते थे। और बात भी अच्छी है, उनके सिद्धांत में बात तो थी कुछ। तो आज हम उनके सिद्धांत को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कन्फ्यूशियस कौन थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पूरा देखिए, शेयर, लाइक, कमेंट करने की कोशिश कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो कन्फ्यूशियस जैसा मैंने बताया चीन के एक दार्शनिक थे। इनका जन्म 550 ईसा पूर्व हुआ था, जिस समय हमारे देश में महात्मा बुद्ध, महावीर जैन का समय था। सेम लगभग वही समय वहां पर भी चीन में भी कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था। जिस तरह हम देखते हैं महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, जिस तरह हम भारत में देखते हैं महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उनका प्रभाव भारत पर कितना अधिक था, उसी तरह चीन में कन्फ्यूशियस हुए और इनका भी प्रभाव बहुत अधिक रहा चीन पर। और हम क्या देखते हैं कि यह एक बहुत बड़े राजघराने से आते थे, बहुत बड़े वंश से आते थे। चीन में बहुत बड़े बड़े वंश हुए, चाओ वंश, तांग वंश, मिन वंश, ऐसे बहुत सारे वंश हुए हैं, मंचू वंश। उसमें एक वंश थे हुआंगती। इस वंश के ही ये वंशज थे। इनका विवाह 19 साल की उम्र में हो गया, लेकिन 23वें साल में उन्होंने, कहा जाता है, कभी कभी कहा जाता है कहीं कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तलाक दे दिया। कहीं कहीं कहा जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो जो भी हो, वो 23 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ दिए और अपने विचार, अपनी सोच के अनुसार वह घर से निकल गए। अब हम क्या देखते हैं, जब उन्होंने गृह त्याग किया, अपने परिवार को छोड़ा, तो उसने सबसे पहले एक शिक्षक के रूप में शिक्षा देना शुरू किया। ये शुरू से ही शिक्षा प्रेमी थे। शुरू से ही इनमें जो गुण था वो बहुत ही उच्च कोटि का था। जब ये इनका जन्म हुआ था तब इनके पिता की उम्र 70 ईयर थी, सोचिए। और जन्म के कुछ दिनों बाद ही, कुछ वर्षों बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ये अपनी मां को अपने साथ रखने लगे थे और अपनी मां को रखना एक जिम्मेवारी का काम होता है। उस जिम्मेवारी का निर्वहन भी वो बहुत अच्छा से करते थे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, उनके एक पुत्र भी हुए थे। ये भी हमें जानना चाहिए कि उनके एक पुत्र भी थे। उन्होंने अपनी पत्नी, पुत्र वगैरह का त्याग करके उन्होंने शिक्षा को अपना एकमात्र एक सूत्री ध्येय बनाया और उन्होंने अपने घर में शिक्षा देना शुरू किया। बहुत जल्दी ही इनके शिष्यों की संख्या बहुत बढ़ गई, क्योंकि इनकी जो शिक्षा थी वह लोगों को पसंद आ रही थी। साथ ही साथ वह शिक्षा मनुष्य के उपयोग की थी, मनुष्य के चरित्र निर्माण की थी। तो हम क्या देखते हैं कि उन्होंने
चरित्र निर्माण पर बहुत अधिक बल दिया कि मनुष्य का चरित्र अच्छा हो। चरित्र कैसे अच्छा होगा? चरित्र अच्छा तब होगा जब हम अच्छी शिक्षा लेंगे, हम अच्छी शिक्षा पर अमल करेंगे और हम मेरे अंदर दया भाव होगा, परोपकार की भावना होगी। तो ऐसी ऐसी जो सच्चरित्रता होती है वह मनुष्य में होना बहुत आवश्यक है, ऐसा उनको लगता था। तब सबसे पहले वो क्या, एक शिक्षक बने और एक शिक्षक बनने के बाद उन्होंने क्या किया, चरित्र निर्माण के लिए काम किया, अपने शिष्यों के चरित्र को बनाने का काम किया। उन्होंने कविता से कहा था कि कविता से मनुष्य का जो है वह मनुष्य विधि उसका विकसित होता है। कविता से जो है चरित्र का निर्माण जो है कैसे होता है, कविता से होता है। कविता की विधि से विकसित होता है और संगीत से पूर्ण होता है। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने चरित्र निर्माण को, कविता को और संगीत को बहुत ही महत्वपूर्ण जगह दिया था अपनी शिक्षा के अंतर्गत। उन्होंने इतिहास, कविता, काव्य, शिष्टाचार ऐसे ऐसे विषयों को उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया। तो एक शिक्षक के रूप में जैसा कि हम कहे कि उन्होंने बहुत बड़े शिक्षकों की एक टोली जमा कर ली थी। कहा जाता है उनके लगभग 2000-3000 शिक्षक थे, लेकिन वह मानते थे कि इतने शिष्यों में मात्र 70-80 बच्चे ही, 70-80 शिष्य ही उनके सही शिष्य हैं जो उनकी शिक्षा के अनुसार काम करते हैं। उन्होंने बहुत सारी कहावतें बताई। उन्होंने कहा कि भाई जो जिज्ञासु नहीं है, जिसे जानने की इच्छा नहीं है, उसे पढ़ाना नहीं चाहिए। जिसमें कुछ करने की क्षमता नहीं है, उसे भी बहुत ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। तो वो प्रैक्टिकल होके उन्होंने ऐसा देखा और ऐसा उन्होंने कहा। बहुत सारी कहावतें तो उन्होंने कही ही, साथ ही साथ उन्होंने श्रृंगार रस की कविताएं भी लिखी, लगभग 400। ये एक बहुत बड़ी बात थी। ये पता चलता है कि वो कविता से, काव्य से उनको कितना प्रेम था कि उन्होंने श्रृंगार से संबंधित इतनी सारी कविताएं लिखी और उन कविताओं को चीन में बहुत अधिक महत्व मिला। अब हम बात करेंगे कि वो एक अच्छे शिक्षक थे। अच्छे शिक्षक के रूप में वो लोकप्रिय हुए। तो वहां के राजा ने उन्हें चुंगतू एक प्रांत था, उस प्रांत का प्रधान मजिस्ट्रेट उन्हें नियुक्त कर दिया गया। यह बहुत बड़ी बात थी कि एक शिक्षक को उसकी शिक्षा से, उसकी योग्यता से प्रभावित होकर राजा के द्वारा एक प्रांत चुंगतू का मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, वो भी प्रधान मजिस्ट्रेट। और क्यों किया गया? क्योंकि उनमें देखा गया कि उनके पास वो योग्यता है। अब पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया, मजिस्ट्रेट बन के उन्होंने क्या किया। शिक्षा के क्षेत्र में तो हमने देखा कि उन्होंने क्या किया। शासक के रूप में उन्होंने क्या किया, अपराधों का दमन किया। उन्हें बिल्कुल गलत बात पसंद नहीं थी। इन्होंने नियम निकाला, कोड निकाला, बहुत तरह के नियम बनाए। उस नियम के तहत उन्होंने अपने प्रांत को अपराध मुक्त बनाने की कोशिश की। अपराधों का उन्होंने दमन किया, बहुत जोरदार दमन किया। इससे बहुत लोग जो राजशाही परिवार के थे या भ्रष्टाचारी अधिकारी थे, उन्हें इनसे बहुत कष्ट होता था। इनके रवैये से उन्हें बहुत दुख होता था, क्योंकि उनको फायदा पहुंचाने की जगह हानि पहुंचा रहे थे। नागरिक जीवन में समानता लाई, ये एक बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि मैं जिस क्षेत्र का मजिस्ट्रेट हूं, यहां पे कौन कैसा खाएगा, कैसा पहनेगा, कैसे रहेगा, इसके बारे में निर्देश देना और उसी की तरह से रहना। कोई सब एक टाइप से रहना है, सबके कपड़े एक हों, सबके रहन सहन एक हो, सबके खाने पीने का जो व्यवस्था वो एक हो। ऐसा नहीं कि कोई भूखा रह रहा और कोई 56 भोग खा रहा है। तो
ये जो उन्होंने नागरिक जीवन में समानता लाई एक मजिस्ट्रेट, प्रधान मजिस्ट्रेट होने के नाते, यह भी एक बहुत ही अनोखा कदम था। इसके कारण हम देखते हैं उनके नियम, उनके कानून के कारण जो है चुंगतू प्रांत में बहुत ही सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इतने अच्छे काम करने के बदले में बहुत लोग इनके विरोधी हो गए थे और इनकी शिकायत भी करने लगे थे राजा से। लेकिन वो भी करने के बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ दिन के बाद लू नाम के प्रांत, ये एक प्रांत था, लू नाम के प्रांत का उन्हें न्याय मंत्री बनाया गया और यहां भी उन्होंने अपने योग्यता का परिचय दिया। जिस तरह वो शिक्षा देते थे वो शिक्षा उनके अंदर थी और उसको वो माने लागू करते थे। अगर वो बोलते थे झूठ मत बोलो तो वो झूठ नहीं बोलते थे। अगर वो कहते थे दूसरे को दुखी मत करो तो वो खुद किसी को दुखी नहीं करते थे। उन्होंने कहा था कि तुम जिस बात की अपेक्षा दूसरे से करते हो तुम दूसरे के लिए उसी अपेक्षा पे खड़े उतरो। तो इस तरह उनकी चारित्रिक विशेषता जो है वह उन्हें मजिस्ट्रेट के बाद न्याय मंत्री तक पहुंचा गई। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि लूट का जो अधिकारी माने शासक था उन्होंने इन पर गलत इल्जाम लगा करके या बहुत बहाने करके इसे वहां से निकाल दिया और ये निकल गए। इन्होंने कहा था अपने अंतिम समय में कि मेरी बातों को या मेरे सिद्धांतों को कोई मानने वाला शासक नहीं हुआ। अगर इनके सिद्धांतों को मानने वाला शासक होता तो उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां की राजनीति अवस्था, राजनीति स्थिति, वहां की सामाजिक स्थिति कुछ अलग ही होती। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इनकी जब तक ये जीवित रहे तब तक इनको वो महत्व नहीं मिला जो मरने के बाद इन्हें मिला। अब हम बात करेंगे इनके सिद्धांत क्या थे, इस पर जरा हम विशेष ध्यान देंगे। अगर कहा जाए कन्फ्यूशियस के सिद्धांत क्या थे तो हो सकता है कि आप तो कन्फ्यूशियस के सिद्धांत तो बहुत बड़े बड़े होंगे, पता नहीं क्या होंगे, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन बहुत ही सहज, बहुत ही नॉर्मल, जिसे आज के समय में भी हम आए दिन कहते हैं। आए दिन हम किसी को अपने सामने कोई छोटा बच्चा है, हमारे सामने कोई स्टूडेंट है, उसे हम बताते हैं और उसके अंतर्गत हम क्या देखें, उन्होंने सबसे पहले उनके सिद्धांत के अंतर्गत क्या था, शिक्षा को महत्व दो। अगर आप शिक्षा को महत्व देते हैं तब आप एक सही नागरिक हैं। शिक्षा ही आपको एक सही मनुष्य बनाता है। शिक्षा से ही आपका विकास होता है। शिक्षा मनुष्य को पाना बहुत आवश्यक है। शिक्षा से ही परिवार से लेकर देश तक का कल्याण हो सकता है। यह सिद्धांत कन्फ्यूशियस ने दिया था। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों को इतिहास पढ़ना चाहिए, काव्य का ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ शिक्षा में और शिक्षकों में भी सुधार अनवरत होते रहना चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी बात थी। चरित्र निर्माण के लिए उन्होंने, जैसा मैंने बताया, कि शिक्षा के महत्व को समझा और इतने सारे विषय जो उन्होंने कहे पढ़ने के लिए, उससे मनुष्य का विकास हो सकता था। उनके चरित्र निर्माण में यह विषय बहुत ही बड़ी भूमिका निभा सकती थी। शिष्टाचार का महत्व, शिक्षा के बाद उन्होंने शिष्टाचार को बहुत महत्व दिया। शिष्टाचार के अंतर्गत क्या कहा, बहुत सामान्य, हमारे यहां भी कहा जाता है ना, माता पिता का सम्मान करो, गुरुजनों का सम्मान करो, वृद्धों का सम्मान करो, अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छा विचार रखो, अपने मित्रों के प्रति ईमानदारी रखो, उदारता रखो। तो इतने सारे जो गुण थे जो उन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने बताए, वह एक मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए बहुत थे।
ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना, यह भी बहुत बड़ी बात है। ये हम आज भी जरूरत है कि ईमानदारी से अगर हम अपना कर्तव्य का पालन करते हैं तो वो सबके लिए भला है हमारे, अगर हम अपना काम कर रहे हैं उसमें, और उससे चारों तरफ अगर हर लोग ये समझ जाए कि ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, तो कहीं भी कोई अव्यवस्था हम नहीं पा सकते हैं। नैतिक विकास, मॉरल साइंस हम बचपन से पढ़ते हैं ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें अच्छा ज्ञान लेना चाहिए। तो इस तरह की बातें कन्फ्यूशियस के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण बिंदु हुआ करता था। झूठ बोलना, क्रोध करना, किसी तरह का गुस्सा करना या किसी तरह का ईर्ष्या करना कि वो उतना आगे बढ़ गया उसे कैसे पीछे खींच दें, किसी की निंदा करना, ये सारी गलत बातें हैं और मनुष्य को अपने जीवन से इसको निकाल देना चाहिए। कितनी अच्छी बात थी, सोचिए, वही बात जो आज हम कहते हैं वही बात कल भी हम कहेंगे, वही बात हजारों साल पहले भी कही गई, क्योंकि ये बातें जो है ये मूलभूत बातें हैं जो मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। किसी जमाने में ये नहीं कहा जाएगा कि माता पिता का आदर मत करो, किसी जमाने में यह नहीं कहा जाएगा कि झूठ बोल सकते हो, चोरी कर सकते हो। अगर ऐसा समय आ गया तो वो बहुत ही खत्म समय होगा, उस समय का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उन्होंने नैतिक विकास पर बल दिया, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, निंदा नहीं करना, इन सारी जो जितनी गलत बातें हैं उससे दूर रहना और कानून का पालन करना। उन्होंने कानून को बहुत महत्व दिया था। उनका कहना था कि अगर कानून बनाया गया है पब्लिक के लिए, जनता के लिए, तो बहुत सोच समझ के बनाया गया है, राज्य के लिए बनाया गया है, देश के लिए बनाया गया है, उस व्यक्ति के लिए बनाया गया है, तो कानून का पालन हमें जरूर करना चाहिए। राजतंत्र समर्थक, यह भी हम जाने कि ये राजवंश के थे, राजवंश के वंशज थे ये, तो इन्होंने राजा को बहुत महत्व दिया और कहा कि हाँ, राजतंत्र ही होना चाहिए, देश में राजतंत्रात्मक व्यवस्था ही होनी चाहिए और राजा की बात सबको मानना चाहिए, राज्य में एकता होनी चाहिए और राजा का महत्व तो कुछ कहने ही नहीं है, राजा का महत्व तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ जितने भी प्रशासक थे, जैसे कि राजा के अंदर बहुत सारे मंत्री होते हैं, बहुत सारे प्रशासक होते हैं मंत्रियों के ये में, तो सारे के पास एक कर्तव्य का एक कोड था कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह बात वो इसलिए करते थे क्योंकि वह राजतंत्र समर्थक थे और इसके साथ ही साथ वह यह भी कहते थे कि राजा को हमेशा प्रजा के कल्याण की बात करना चाहिए। अगर राजा अच्छा होगा तभी प्रजा भी अच्छी होगी। अगर राजा हवा है, अगर वो शुद्ध हवा है, तो प्रजा उसे सांस से लेगा, वो भी शुद्ध होगा। अगर राजा गलत है, वो शुद्ध हवा नहीं है, तो प्रजा जो है वही अशुद्ध हवा को लेगी। तो यह भी उनका एक कहावत था कि राजा हवा है और प्रजा जो है वह सांस है। तो राजा को कल्याणकारी होना चाहिए, राजा को हमेशा अपनी प्रजा के लिए तैनात रहना चाहिए, उसे भोग विलास से दूर रहना चाहिए और समर्पित होकर अपने राज्य के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने दया, परोपकार, अच्छा व्यवहार, अभिमान से दूर रहना, घमंड नहीं करना, राज्य भक्ति, राज्य के प्रति भक्ति, राजद्रोही नहीं, विदेशियों का सम्मान करना, इन सारी बातों पर बल दिया। बहुत सामान्य बात है कि मनुष्य, अगर हम मनुष्य हैं तो हमारे मन में दया की भावना होनी चाहिए, हम किसी की मदद कर सके, हमारे में परोपकार की भावना होनी चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा हो जिससे हम सामने वाले को दुखी ना करें। अगर ऐसी बात होगी, अगर हम चाहेंगे कि हम उसे दुखी ना करें, अगर हम किसी के साथ अच्छा बात करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है वो सामने वाला भी हमसे अच्छा व्यवहार करेगा। तो अच्छा व्यवहार बहुत जरूरी है।
बहुत बार घमंड हो जाता है लोगों को कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं। तो इन बातों से दूर रहना चाहिए। मनुष्य को अहम या घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ भी, हमारे सिद्धांत भी, हमारे जो देश के जो जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन्होंने भी ये कहा है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से इतनी छोटी छोटी बातें थी, लेकिन उसे कन्फ्यूशियस ने इसे बहुत ही महत्व दिया, क्योंकि अगर इन बातों को जनता या लोग स्वीकार करते हैं, तब हम देख सकते हैं कि राज्य की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है, जनता का जो स्तर है वह ऊंचा हो सकता है, और यह अनवरत विकास का एक रास्ता बन सकता है। प्राचीन परंपराओं का समर्थक है। सबसे अच्छी बात, ये प्राचीन परंपराओं के समर्थक थे। इन्हें लगता था जैसे प्राचीन काल में लोग बड़ों का सम्मान करते थे, पिता का सम्मान करते थे, माता का सम्मान करते थे। आज के समय में भी वो व्यवस्था होनी चाहिए। उनके जो पुत्र हैं वह उनसे भी बहुत दुखी थे, क्योंकि वह उनमें भी वो चीज नहीं पाते थे जो वो शिक्षा देते थे। प्राचीन परंपराओं के समर्थक थे। पुराने रीति रिवाज, पुराने नियम, उसको मानना चाहिए। प्रकृति से हम नजदीकी का रिश्ता है हमारा, प्रकृति को संभाल के रखना चाहिए। साथ ही साथ किसी तरह का तामझाम, आडंबर, दिखावा वगैरह से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अंधविश्वास से भी दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुराने रीति रिवाज को मानना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर अंधविश्वास था तो उसे मानो। अंधविश्वास, कुरीति, कुप्रथा, इन सब से दूर रहना चाहिए। यह उनका सिद्धांत था। और इससे क्या होता है, इससे मनुष्य में सच्चरित्रता आती है, उसका चरित्र जो है वो अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे मानववाद के सिद्धांत। वह मानववादी सिद्धांत पर विश्वास करते थे। मानव के प्रति जो एक भावना है, एक अच्छी भावना, मानव को किसी तरह का दुख नहीं पहुंचे। कहा जाता था कि मृत्युदंड की क्या आवश्यकता है। अगर उनसे पूछा गया मृत्युदंड के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मृत्युदंड की आवश्यकता ही क्या है। अगर हम ऐसी व्यवस्था करें, अपने तरफ से हम ऐसी व्यवस्था करें कि लोग अपराध ही ना करें, और जब अपराधी नहीं हुआ तो मृत्युदंड कैसे होगा। तो इस तरह से वह मृत्युदंड के खिलाफ थे। उनका कहना था कि हमें अपनी तरफ से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लोग गलत काम ना करें, और उसे हम हमारे तरफ से किसी तरह का कष्ट या सजा ना देनी हो। मानववाद के सिद्धांत के समर्थक थे। साथ ही साथ अनुशासन पूर्ण जीवन होना चाहिए। मनुष्य का जीवन, जैसा कि मैंने बताया कि माता पिता के प्रति आदर तो होना ही चाहिए, लेकिन एक पत्नी को अपने पति के अनुसार चलना चाहिए। एक पुत्र को अपने पिता के अनुसार चलना चाहिए। यह इनके सिद्धांत के अंतर्गत आता था। एक प्रजा को अपने राजा के नियम के अनुसार चलना चाहिए, और यही अनुशासन है। अगर इस तरह की व्यवस्था, ये पुरानी व्यवस्था थी, और इसी व्यवस्था को अगर हम लागू करें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। यह कन्फ्यूशियस का कहना था। 5 गुण के बारे में उन्होंने बताया कि 5 गुण मनुष्य में होना ही चाहिए। कौन कौन सा गुण था? दया, सब जानते हैं, ज्ञान, न्याय, सत्यता और सेवा। इन 5 गुणों का समावेश अगर मानव में होगा तो मानव एक उच्च कोटि का मानव कहला सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कन्फ्यूशियस के सिद्धांत कोई बहुत बड़े आसमान से लाए हुए सिद्धांत नहीं थे। ये वही सिद्धांत थे जो आम तौर पर मानव जीवन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हमेशा उतने ही आवश्यक, उतने ही प्रासंगिक होते हैं। सरल जीवन, सदाचारी जीवन, स्वार्थ नहीं हो, निस्त्याग माने स्वार्थ नहीं हो बल्कि त्याग करने की क्षमता हो, और निष्काम कर्म, बिना फल की चिंता किए अपना काम करना। ये सारी बातें कन्फ्यूशियस ने कही थी, और यही उनके सिद्धांत थे। और इस सिद्धांत पर चलकर मनुष्य अपने आप को
बहुत आगे कर सकता है। तो इस तरह कन्फ्यूशियस ने लोगों को अपने सिद्धांत दिए, अपने विचार दिए। यह कहा जाता है कि जिस समय तक वो जीवित थे उस समय इनके इन उपदेशों को, इनके इन सिद्धांतों को बहुत अधिक तस्दीक नहीं मिली, लेकिन इनके मरने के 100 साल बाद एक कन्फ्यूशियस के समर्थक मैंसियस ने इनके जो सिद्धांत हैं उनको एकत्रित किया, उन्हें संग्रहित किया, और उसके बाद इनके सिद्धांत बहुत अधिक लोकप्रिय हो गए, बहुत अधिक लोकप्रिय हो गए। इतने अधिक लोकप्रिय हुए कि लगभग 2000 वर्षों तक चीन में सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूशियस के सिद्धांत को माना जाने लगा। कहा जाता है, एक विल डुरेंट है, एक इतिहासकार, उन्होंने क्या कहा कि कन्फ्यूशियस ने जो अपने सिद्धांत दिए उसके कारण चीन बहुत दिनों तक अपने आप को मजबूत रखा, बाहरी आक्रमण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि कन्फ्यूशियस ने चीन को बहुत मजबूत बनाने में बहुत सहायता की, कन्फ्यूशियस के सिद्धांत थे। लेकिन भारत के एक इतिहासकार हैं सुनील माघव पाठक, उनका क्या कहना है कि ऐसे सिद्धांतों को देकर चीन को एक प्रकार से बांध दिया गया था और वह बहुत मामले में इसका बुरा असर पड़ा था। तो जो भी हो, लेकिन हम यह कहना चाहेंगे, अगर प्रभाव के बारे में हम देखें तो यह कहना चाहेंगे कि यहाँ पे राष्ट्रीय एकता इनके सिद्धांतों पर आई, साथ ही साथ सामाजिक चेतना और समाज में जो एक होने की प्रक्रिया है उसमें कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन यह भी कह सकते हैं कि वो इतने ज्यादा कन्फ्यूशियस के विचारों और उनके सिद्धांतों के समर्थक हो गए थे कि वो कुछ नए विचार को ग्रहण नहीं करना चाहते थे, और इसके लिए वो जब किए उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। तो कहने का मतलब है, जो भी हो, वो तो किसी भी चीज में आदमी अच्छाई और बुराई ढूंढ लेता अपने अनुसार, लेकिन अगर हम सामान्य रूप में देखें तो ये कन्फ्यूशियस जो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। इन सारी बातों को इस पर जोर देकर इसको नियम और इसका प्रचार करके उन्होंने मानव जीवन को सही रास्ते पे लाने का प्रयास किया था। चाहे जितनी भी आलोचना की जाए, जितना भी कुछ कहा जाए, लेकिन कन्फ्यूशियस के सिद्धांत आज भी उतने ही आवश्यक है, उतने ही जरूरी है, जिसे पूरे विश्व को अपनाना चाहिए। विश्व में शांति रहने के लिए, घर से लेकर विश्व तक की शांति के लिए हमारे ये कन्फ्यूशियस के सिद्धांत जो है वह सुपर सिद्धांत है। तो इसके साथ ही मैं आज का यह चैप्टर यहां समाप्त करती हूं। धन्यवाद।